नमस्ते, मोस्ट वेलकम। एजुकेशन राइज पर आप सभी का अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे हिंदी अनिवार्य और हिंदी अनिवार्य में अभी हम व्याकरण भाग में शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं। इसका पहला भाग आपने देख लिया और आज है दूसरा भाग। दूसरे भाग में हम शब्द शक्ति के तीनों जो भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और इनके बेस्ट एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे और फिर हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। आज की इस क्लास में कंप्लीट आपको देख लेना है, वीडियो पूरा देखिए, छोड़िए मत, पूरा आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत हम करेंगे शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा हम पहले ही देख चुके हैं। हमने थोड़ा समय संक्षिप्त में एक बार समराइज कर लेता हूं। जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने कि शब्द शक्ति जो है वो किसे कहते हैं, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो शब्द शक्ति कहते किसे हैं, यानी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। 3 प्रकार के शब्द होते हैं और उन 3 प्रकार के शब्दों के अर्थ को बताने वाली 3 प्रकार की शब्द की शक्तियां होती है। जो मुख्य अर्थ होता है, मुख्यार्थ जो बताती है वो अभिधा शब्द शक्ति है। जो लक्ष्य अर्थ होता है, लक्ष्यार्थ बताने वाली शब्द शक्ति होती है वो लक्षणा होती है। और जो व्यंग्य अर्थ होता है यानी व्यंग्यार्थ बताने वाली जो शब्द शक्ति है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियां, इनकी परिभाषा और 3 प्रकार के शब्द ये हम देख चुके थे। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, एक एक शब्द शक्ति को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति। ध्यान से समझना, अगर आपने सही ढंग से इसको समझ लिया ना तो क्लियर आपका एक एक चीज आपकी समझ में आ जाएगी और परीक्षा में चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाए 100% आप राइट करके आओगे। और बेस्ट एग्जाम्पल भी अगर आपको लिखना पड़े तो आप लिख दोगे। वैसे व्याकरण भाग से 6 प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान के पूछे जाने हैं, तो इसीलिए आप आराम से कर लोगे उसको। तो पहला क्या है, देखो लिखा हुआ है, हम बात करेंगे अभिधा शब्द शक्ति की। 3 शब्द शक्तियां हुई, उस 3 में से पहली जो शब्द शक्ति होती है बच्चों, उसका नाम है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति वहां पर होती है जहां किसी शब्द का हमें मुख्य अर्थ प्रकट होता है, जहां किसी शब्द का वाच्य अर्थ जहां पे हमें समझ में आता है, तो वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। वाच्यार्थ का मतलब होता है कि किसी शब्द को पढ़ते ही जो पहला अर्थ होता है वो वाच्यार्थ कहलाता है, वो मुख्यार्थ कहलाता है। तो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण देखेंगे तो आपको क्लियर इसको समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कहा पानी दो, मतलब पानी मांगा। तो पानी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पानी पीने के लिए ही मांगा होगा, किसी व्यक्ति ने पानी मांगा है तो सीधी सीधी बात है कि उसने सिर्फ पानी ही मांगा है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा तीसरा अर्थ नहीं है। तो इस वाक्य का अर्थ अभिधा के माध्यम से केवल इतना ही होगा कि पानी पीने के लिए मांगा गया है और यही अर्थ हमें समझ में आ रहा है, इसलिए यहां पे अभिधा शब्द शक्ति हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक और थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे किसान फसल काट रहा है, किसान अपने खेत में काम कर रहा है, फसल काट रहा है, इसका इतना ही अर्थ है कि किसान फसल ही काट रहा है, इसका हमें दूसरा तीसरा कोई अर्थ नहीं लगाना है। फिर है बिल्ली भाग रही है, मतलब बिल्ली दौड़ रही है, तो इसका अर्थ यही है भाग रही है, इसके अलावा कोई इसका दूसरा तीसरा अर्थ नहीं है। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो बिल्कुल राजस्थान की राजधानी है, तो ये इसके मुख्य अर्थ हुए और वही अर्थ हमें प्रकट हो रहा है, जो अर्थ इसका उद्देश्य है, जो इस वाक्य का मूल उद्देश्य है, वही अर्थ हम इसका ग्रहण कर पा रहे हैं, तो इसलिए अभिधा शब्द शक्ति हुई। तो ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई जटिलता नहीं है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको अभिधा शब्द शक्ति आराम से समझ में आ गई होगी। प्रश्न आपको ध्यान ये रखना है, प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराने वाली रिक्त स्थान शब्द शक्ति होती है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है। या फिर प्रश्न ऐसे आ सकता है कि रिक्त स्थान मुख्यार्थ और वाच्यार्थ छोड़ दिया जाएगा, मतलब दोनों में से कोई एक लिखना है। कोष्टक में लिखा है, इसका मतलब वाच्यार्थ को ही मुख्यार्थ कहते हैं। यहां पे ये रिक्त स्थान आएगा, खाली जगह आएगी, का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, तो आपको वाच्यार्थ या मुख्यार्थ लिखना पड़ेगा। वाच्यार्थ मतलब वाच्य अर्थ, मुख्यार्थ मतलब मुख्य अर्थ। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरी शब्द शक्ति हम लेते हैं बच्चों, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है कि वाक्य का मुख्य अर्थ ग्रहण न करके उसके लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ जब ग्रहण किया जाए, क्योंकि मुख्य अर्थ अगर ग्रहण किया तब तो अभिधा शब्द शक्ति हो गई, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है कि वहां पर हमें
लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा मुख्य अर्थ से हट करके उसका दूसरा अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, तो वहां पे उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जब शब्द के वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ का अतिक्रमण करके यानी मुख्यार्थ को छोड़ करके हम कोई और अर्थ ग्रहण करते हैं और वो अर्थ उसके लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है, तो किसी दूसरे अर्थ को जब ग्रहण किया जाता है तो उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। और ये लक्ष्यार्थ का जो बोध कराने वाली शब्द शक्ति है बच्चों, उसी को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अच्छी तरह से समझ लेना। तो ये तो हो गया लक्षणा शब्द शक्ति। अब इसके दो भेद होते हैं, यानी इसके दो जो है वो इसके दो भेद हैं, इसके दो रूप हैं। लक्षणा के दो भेद हैं, दो रूप कौन से हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। लक्षणा शब्द शक्ति जो होती है बच्चों, इसका एक जो भाग है, एक जो नाम एक जो इसका पार्ट है वो है रूढ़ा लक्षणा, और दूसरा जो इसका भेद है वो है प्रयोजनवती लक्षणा। अब यहां से बिल्कुल सीधा सीधा वाक्य पूछा जाता है कि जहां किसी विशेष प्रयोजन से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो जब इतना क्लियर लिखा हुआ आता है तो कोई समस्या ही नहीं है, सीधा सीधा लिखना प्रयोजनवती लक्षणा। अभी समझाता हूं प्रयोजनवती क्या होता है, रूढ़ा क्या होता है। और जहां लिखा है कि रूढ़ी के आधार पर जहां लक्षणा शब्द शक्ति का अगर प्रयोग किया जाए तो वहां पे कौन सी शब्द शक्ति होगी, तो वहां होगी रूढ़ा लक्षणा। तो दो भेद है, हो सकता है प्रश्न ऐसा भी आवे लक्षणा के दो भेदों के नाम लिखिए, या लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, रिक्त स्थान में प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। तो आपको लिखना है लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, एक रूढ़ा लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखिए रूढ़ा लक्षणा क्या होता है कि जहां किसी रूढ़ी के आधार पर अगर अर्थ ग्रहण किया जाए, रूढ़ी का मतलब समझते हो, रूढ़ी मतलब जो परंपरा से कोई बात चली आ रही है, तो ऐसी बात कह करके अगर हम उसका अर्थ ग्रहण करें तो वो रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी। और अगर किसी विशेष प्रयोजन से अगर हम कोई बात कहते हैं और वहां पर अगर हमें उसके लक्षणों के आधार पर अगर हमें अर्थ ग्रहण करना पड़े तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उदाहरण से समझेंगे। हर चीज का सबसे बेस्ट आसान तरीका होता है बच्चों समझने का, उसका उदाहरण, और साथ ही साथ उसके प्रश्न उत्तर कर लो। कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ते हो ना, उस टॉपिक को अगर बेस्ट तरीके से आपको समझना है, उस बेस्ट तरीके से आपके दिमाग में अगर उतार लेना चाहते हो, परीक्षा तक अगर आप भूलना नहीं चाहते हो, तो जो भी टॉपिक जो चीज पढ़ते हो रटो मत। रटने से चीजें याद नहीं होगी, ध्यान रखना। उसको समझने का अभ्यास करो, समझने का प्रयास करो। अभी परीक्षा में टाइम है, तो जैसे ही आप समझोगे चीजों को, उसके उदाहरण देखो, उससे मिलती जुलती चीजों को उससे कनेक्ट करो, को रिलेट करो चीजों को एक दूसरे से, तो लंबे समय तक चीजें याद रह पाएगी। तो यहां पर भी हम देखेंगे उदाहरण के साथ, और साथ ही साथ जब ये कंप्लीट हो जाती है, अभी 5-10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर भी साथ ही करेंगे, आज इसी क्लास में करेंगे। तो ये आपका एक टॉपिक तो परमानेंट हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा वहां पे होती है बच्चों कि जहां पे किसी काव्य रूढ़ी या फिर परंपरा को आधार बना करके लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाए। काव्य रूढ़ी का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कवि हैं, तो कवि लोग क्या करते हैं, किसी चीज को आधार बना लेते हैं। परंपरा से कवि किसी चीज का प्रयोग करते रहे कविता अपनी अपनी कविताओं में, और उसके आधार पर अपनी बात सिद्ध करते हैं, तो वहां पे रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। जैसे अगर बात करें कि भारत जाग उठा, अब भारत जाग उठा का मतलब होता है भारत देश की बात हो रही है, लेकिन देश तो जाग नहीं सकता भाई, भारत कैसे जाग सकता है, भारत के लोग जाग उठे, तो बात हो रही है लोगों की, लेकिन लोग ना कह करके कभी परंपरा से ऐसे कह रहे हैं भारत जाग उठा, देश आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए, देश चल करके आगे नहीं बढ़ सकता, देश तो वहीं पर है ना। ये तो एक भौतिक रूप है, एक भौतिक स्वरूप है ये तो प्रकृति का, लेकिन देश के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है देश की, हमारा जो मैन पावर है वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। तो देश आगे बढ़ रहा है मतलब देश सरक नहीं रहा है, देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यह समझना पड़ेगा आपको। तो यहां पे रूढ़ा लक्षणा है ना, रूढ़ी बन गई, ये परंपरा बन गई, देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, भारत जाग रहा है, भारत जाग रहा है, ऐसे ये रूढ़ी हो गई, तो इसलिए यहां रूढ़ा लक्षणा हो गई। इस वाक्य में भारत से वक्ता का तात्पर्य भारत देश, न होकर के भारत के निवासी। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी देखो, जैसे इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय। अब क्रिकेट का मैच हो रहा है और वहां पर अगर इंग्लैंड की टीम हार गई, तो इंग्लैंड की टीम ने कह करके हमने सबने यही सुना है इंग्लैंड हारा,
भारत जीता। जैसे आज भारत का मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 186 के रनों से हरा दिया, तो भारत हारा। अब भारत वहां कोई खेलने गया था खुद, मतलब कि भारत की टीम हार गई। तो ये लक्षणों के आधार पर ये रूढ़ियां हैं, है ना, ये परंपरा बन गई। भारत हारा, भारत जीता, भारत जीता, भारत जीता, पाकिस्तान हारा, पाकिस्तान हारा, ये रूढ़ियां हैं। तो ये रूढ़ियों के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो रूढ़ा लक्षणा। वहां लाठियां चल रही हैं। अब भाई लाठियां खुद तो चल नहीं सकती, लाठियां चलने का मतलब है लड़ाई हुई है, आपस में एक दूसरे के ऊपर लाठियां चलाई गई है, तो युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ऐसे लाठियां चल रही है। तो लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, किसी आदमी को कहते हैं ना, जब कोई आदमी झूठ बोलता है ना, तो आदमी जब झूठ बोलता है तो फिर ऐसे कहा जाता है, रहने दो, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, पता है हमें तुम कितने सत्यवादी हो, कितने मतलब सत्य बोलने वाले हो, झूठे आदमी कहीं के, मक्कार कहीं के। तो ऐसे जब कहा जाता है तो ये ऐसी बात कही जाती है ना। कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, अब तो शांति हो गई, बाकी एक जमाना था जहां रोज आतंकवादी घटनाएं होती थी, रोज लोग वहां पे मारे जाते थे। तो ऐसे रक्त में डूबा हुआ का मतलब वहां पे इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, रोज लोग हताहत होते हैं। तो कश्मीर का मतलब कश्मीर के लोग, कश्मीर का मतलब कश्मीर के निवासी, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये हुआ रूढ़ा लक्षणा। अब समझते हैं प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा में बच्चों क्या होता है कि जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। परिभाषा याद कर लेना, एक एक चीज जो मैं आपको यहां बता रहा हूं ना, एक आपने अगर याद कर ली तो तय है कि आपके 100 में से 100 बच्चों, बार बार मैं हर क्लास में आपको यह बताता हूं, आप मोटिवेट होइए। तय कर लीजिए कि 100 में से 100 लाने। आप दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो आपको 100 में से 100 नंबर लाने से रोके, पर आपको जो चीज बताई जा रही वो करना पड़ेगा। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, चीजों को पढ़ना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। कम चीजें पढ़िए लेकिन पढ़ने का तरीका बदलिए। तो इसीलिए अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। ये कई बार सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा, जहां विशेष प्रयोजन से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वहां कौन सी लक्षणा होती है, तो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे जैसे देखो, तुम तो नीरे गधे हो, अब किसी को ऐसे कहते हुए सुना होगा, मतलब वो एक इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है। आपने उस व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गधा कहा है ना, तो उसका उद्देश्य है कुछ, क्योंकि गधा कहने से वो आदमी कोई गधा तो बन नहीं जाएगा, है ना। गधा मतलब डंकी, मतलब 4 पैर वाला कोई जानवर थोड़ी बन पाएगा, लेकिन उसके कहने का कोई ना कोई प्रयोजन है, कोई ना कोई उद्देश्य है। क्या है वो? मूर्ख है, गधे जैसा मूर्ख है, बुद्धि का यूज नहीं करता, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। वाक्य में गधा शब्द का मूर्ख के अर्थ में प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है, अतः यहां प्रयोजनवती लक्षण है। समझ में आ रहा है ना, कहने का कोई न कोई प्रयोजन है, उद्देश्य है। कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे आओ मेरे शेर, कोई आता है व्यक्ति तो कहते हैं ना, मतलब कोई अच्छा काम करके आता है, कोई हिम्मत वाला, बहादुरी का काम जब कोई व्यक्ति करके आता है तो कहते हैं आओ मेरे शेर। शेर मतलब हिम्मत वाला, शेर मतलब बहादुरी वाला। तो आप समझिए कि उस व्यक्ति को शेर कहने का प्रयोजन क्या है? आप साहसी हो, आप बहादुर हो, आप हिम्मत वाले हो, ऐसे। नेक्स्ट देखो, उसका मन पत्थर का बना है, मतलब कोई व्यक्ति अगर इतना निर्दयी हो या संवेदनहीन हो तो कहते हैं ना इसका हृदय नहीं भाई तो पत्थर है, तो इसलिए ये कहा गया है। तो अब यहां मतलब कोई ना कोई प्रयोजन होता है वक्ता के कहने का। हम तो गंगावासी हैं, गंगावासी मतलब गंगा के किनारे रहने वाले, गंगा जैसा पवित्र हृदय रखने वाले, है ना, जैसे निर्मल गंगा वैसा पवित्र हृदय रखने वाले। यह ताजमहल कब तक पूरा होगा? ताजमहल का मतलब समझते हो? मतलब ताजमहल जैसी सुंदर और विशाल कोई बिल्डिंग अगर बन रही है, तो अब वो वास्तव में ताजमहल तो नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा सुंदर और इतना विशाल है, इसलिए कह रहे भाई कितना लंबा समय हो गया, बनते बनते कितने साल हो गए, ये ताजमहल आपका कब पूरा होगा? ऐसे आपने भी कभी किसी को कहते हुए सुना होगा। प्रयोजन उसका यह है कि इतना बड़ा मकान आपका कब पूरा होगा, ऐसे। और फिर देखो, यह यमुना पुत्रों का नगर है। यमुना पुत्रों का नगर से तात्पर्य है उस यमुना नदी के आधार पर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों का नगर है। यमुना में कोई, जैसे मान लो किसी के मछली पकड़ने का काम है, कोई उस पर नाव चलाने का काम कर रहा है, कोई उसमें गोताखोर का काम कर रहा है, तो इस तरीके से ये प्रयोजन है कि ये ऐसे विशेष उद्देश्य से ये बातें जब कही जाती है तो ये प्रयोजनवती लक्षणा हुई। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने अभिधा शब्द शक्ति पढ़ी और उसके उदाहरण देखे, हमने लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ी, इसके दोनों
भेद देखे और इसके हमने उदाहरण देखे। और अगली तीसरी जो हमारी शब्द शक्ति है बच्चों वो है व्यंजना शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद हम देखने वाले हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ होती है? जहां पर मुख्य अर्थ को छोड़ दिया जाए और जहां पर लक्ष्य अर्थ को भी छोड़ दिया जाए और एक तीसरा अर्थ जहां ग्रहण किया जाए, तो वहां जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो पढ़िए, वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ यानी लक्ष्य अर्थ, और साथ ही साथ संकेतित अर्थ के भी पश्चात जब किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति हो, कोई और अर्थ, कोई तीसरा अर्थ, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जब हमें इन दोनों अर्थों को छोड़ करके लक्ष्य अर्थ और मुख्य अर्थ और साथ ही साथ उससे प्रतीत होने वाला कोई अर्थ वो भी छोड़ करके जब हम किसी तीसरे अर्थ को ग्रहण करते हैं तो वहां पे व्यंग्यार्थ, व्यंजनार्थ या ध्वन्यार्थ कहते हैं। तो ध्यान रखना। अब प्रश्न देखो यहां से भी बनेगा, लेकिन पहले इस बात को पूरा करता हूं कि उस अर्थ को क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ कहते हैं, ध्वन्यार्थ कहते हैं। और उस ध्वन्यार्थ व्यंग्यार्थ का अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है वो व्यंजना शब्द शक्ति है। अब प्रश्न देखो यहां से बनेगा कि व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी है, ध्वन्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को छोड़ करके कोई अन्य अर्थ ग्रहण जब जहां किया जाए वहां पे कौन सी शब्द शक्ति होती है, या फिर सीधे सीधे पूछ लिया जाए व्यंजना शब्द शक्ति कहां पे होती है, व्यंग्यार्थ कहां पे होता है। तो व्यंग्यार्थ का बोध होता है और उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो ना बच्चों, आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको हर चीज अच्छी तरह से समझा दूं, फिर भी अगर आपकी कोई चीज रह जाती है, दिमाग में आपका कंफ्यूजन बना रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। या फिर अगर आप चाहो तो इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो। और साथ ही साथ इससे मिलते जुलते बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इसके प्रश्न उत्तर, इसके ऑनलाइन टेस्ट, इसके एमसीक्यूज हमारे ऐप में दिए हुए हैं। आप चाहो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगो देख सकते हो, यहाँ पे ये जो लोगो आपको दिख रहा है, इस लोगो वाला ऐप आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ प्ले स्टोर पे आप एजुकेशन राइज भी अगर लिखोगे, देखो नाम लिखा हुआ है, तो वहां से आपको हमारा ये ऐप मिलेगा। इस ऐप को आप डाउनलोड करिए। वहां पे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कंप्लीट कोर्सेज हमारे अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे कोर्सेज को पढ़ रहे हैं। हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मिनिमम से मिनिमम चार्ज पर हम आपको ये पूरे कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं। आप इन्हें पढ़िए और आप टॉपर बनिए। आपको वहां पे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिलेंगे, पिछले 10 सालों के जो पेपर्स जो हैं बोर्ड के, वो सारे पेपर्स आपको वहां पे मिलेंगे। जो बोर्ड के टॉपर्स स्टूडेंट रहे हैं उनकी कॉपीज आपको वहां पे मिलेगी। साथ ही साथ ब्लूप्रिंट, सिलेबस और लेटेस्ट टॉपिक के हिसाब से कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट वहां पे मिलेंगे बच्चों, आप जो है वो एक बार जा करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए, बात हम कर रहे थे व्यंजना शब्द शक्ति की। हम यहां पे कुछ उदाहरण देखेंगे। जब ये कहा जाए, क्या कहा जाए, जब अगर ये कहा जाए बच्चों कि क्या समय हुआ है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऑफिस में आया है ना, ऑफिस में कोई व्यक्ति लेट आया, तो उसको ये नहीं कहना भाई इतने लेट क्यों आए हो, ऐसे नहीं कहना। अच्छा क्या टाइम हुआ है, थोड़ा सा ऐसे है ना इशारा करो, तो उसका कहने का मतलब है भाई ये कोई ऑफिस आने का टाइम है तुम्हारा, है ना। और या फिर उसी से पूछ लो क्या टाइम हुआ, थोड़ा बताना तो या देखना तो ऐसे इनडायरेक्टली जो बात कही जाती है ना और उसका अर्थ कुछ और होता है, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंग्य किया जाए, आप सीधा सीधा समझिए, तो वहां पर वक्ता का तात्पर्य न तो घड़ी का समय पूछना है और न ही समय का आभास देना है, अपितु उसका तात्पर्य यह है कि कोई समय आने का है। यह अर्थ न मुख्यार्थ ग्रहण करने से प्राप्त होता है और न लक्ष्यार्थ ग्रहण करने से प्राप्त होता है। यह तो व्यंग्यार्थ है, व्यंग्य किया है उस व्यक्ति पर, उसके आने के समय पर, उसके आने की हैबिट पर व्यंग्य किया गया है, तो वहां पे व्यंग्यार्थ होता है। नहीं समझ में आया तो चिंता मत करिए, अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, इसके दोनों प्रकार हम देखने वाले हैं। और फिर भी अगर समझ में नहीं आया ना, तो जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका अभ्यास करने वाले हैं, इसके प्रश्न आंसर देखने वाले हैं, वहां पे आपको टोटली समझ में आ जाएगा। बच्चों देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। तो इसके भी 2 भेद हैं, एक होता है शाब्दी व्यंजना और दूसरा होता है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना क्या होता है, जहां व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर आश्रित होता है, तो वहां शाब्दी व्यंजना होती है। मतलब शब्द ही ऐसा आपने यूज किया, उसी शब्द में वो व्यंजना रहेगी। इसका प्रयोग अनेकार्थवाची शब्दों के प्रयोग से होता है। तो आर्थी मतलब जहां अर्थ जो है वो शब्द पर निर्भर है।
शाब्दिक व्यंजना। और आर्थी व्यंजना में जहां व्यंजना जो है वो अर्थ में निहित है, शब्द में नहीं है। शब्द में जहां निहित है वो शाब्दिक व्यंजना, और जहां अर्थ में निहित है वो आर्थी व्यंजना। जहां व्यंग्यार्थ अर्थ पर ही आश्रित होता है तो वहां पे आर्थी व्यंजना होती है। अब देखो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसके, कि जैसे देखो एक उदाहरण यह है, कुम्हार बोला, कौन बोला? कुम्हार, बेटी बादल हो रहे हैं, बस इतनी सी बात थी। अब यहां जब उस व्यक्ति ने यह बात कही बादल हो रहे हैं, तो इसका अर्थ अब समझ सकते हो, बारिश होने की संभावना है। ठीक है, तो देखो उक्त वाक्य के भिन्न भिन्न व्यंग्यार्थ निकल रहे हैं। जैसे बर्तन अंदर ले लो, भीग जाएंगे, मिट्टी गीली हो जाएगी। भाई कुम्हार का काम क्या होता है? बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को तैयार करना, तो इसको ढक लो ताकि मिट्टी खराब नहीं हो जाए। हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे अर्थ इसके, एक ही बात से उसने केवल ये कहा बादल हो रहे हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग संदर्भ में इसके अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। एक और उदाहरण देखो, जैसे उसने कहा संध्या हो गई, बस इतना सा कहा, लेकिन इसका अर्थ भिन्न भिन्न लोगों ने इसका अर्थ अलग अलग लगाया। इसके कई व्यंग्यार्थ हैं, जैसे गायों के आने का समय हो गया, मतलब गाय जैसे पहले जंगलों में चरने के लिए जाया करती थी, तो जो गोधूली बेला होती है, शाम के वक्त का समय होता है, तो भाई उनके आने का समय हो गया। साथ ही साथ बत्ती जलाने का समय हो गया, शाम हो गई, संध्या हो गई, अब लाइटें जला लो। हमें मंदिर चलना है, जैसे मान लो कोई मंदिर जाता होगा, उसके मंदिर जाने का समय हो गया। अगर किसी गृहिणी ने यह बात सुनी तो उसका वो अर्थ लगाए कि अब भोजन तैयार करने का समय हो गया। ठीक है, तो ये परिस्थितियों के हिसाब से इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। 10 बज गए, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो विद्यालय की घंटी बजने वाली है, बस के आने का समय हो गया है, पिताजी के कार्यालय जाने का समय हो गया है। वाक्य एक है, लेकिन उस एक वाक्य के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ बनते हैं, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो देखो हमने अभी तक बच्चों शब्द शक्तियां देखी, हल्के से मैं थोड़ा सा आपको, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। बता देता हूं कि जैसे शब्द शक्ति है ना, तो शब्द शक्ति पहले तो शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। शब्द के भेद होते हैं। शब्द के भेद कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं, मतलब 3 प्रकार के शब्द होते हैं, और 3 प्रकार के शब्द होते हैं, इसीलिए शब्द शक्तियां भी कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। 3 प्रकार की शब्द शक्ति में पहली शब्द शक्ति बच्चों हो गई अभिधा, अभिधा हो गई। दूसरी हमारे शब्द शक्ति हो गई बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं लक्षणा। और इस लक्षणा के 2 भेद हो गए। लक्षणा के 2 भेद क्या हो गए? एक तो हो गई रूढ़ा लक्षणा, एक तो हो गई रूढ़ा लक्षणा, और एक हो गई प्रयोजनवती लक्षणा। और फिर हो गई व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना के भी 2 भेद हो गए, एक तो हो गया बच्चों शाब्दिक व्यंजना, और दूसरा हो गया आर्थी व्यंजना। तो ये तो हो गई शब्द शक्ति, बिल्कुल सिंपल सा, और इसके कुछ उदाहरण भी हमने देख लिए शानदार शानदार। और अब हम इसके कुछ प्रश्न आंसर कर लेते हैं, तो आपको टोटली जो है वो ये समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि पैसा पावर है। अब मान लो ये व्यक्ति, ये प्रश्न आ गया, कौन सी शब्द शक्ति है? तो समझो आंसर, चलो लिखा हुआ है, लक्षण बता दोगे, पर ये कैसे हुआ कि जो पैसा ना, पैसा मतलब रुपया, पैसा मतलब रुपया। भाई रुपया अगर कहीं पड़ा है तो क्या वो पड़ा पड़ा ताकत लगाएगा? क्या वो उसको पावर दिखाएगा? नहीं। लेकिन उसमें ऐसी शक्ति है, परचेजिंग पावर है, कहने का मतलब उसमें ऐसी ताकत है, वो चीजों को खरीद सकता है। तो यहाँ पे उसके परचेजिंग पावर से तात्पर्य है, हिम्मत वाली ताकत, वो बल नहीं, बल की बात नहीं हो रही है, उसकी परचेजिंग पावर की बात हो रही है। तो यहाँ उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, तो इसीलिए इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल। दूसरा है, यही माँ बाप रह गए थे जिसके यहां में जन्म लेने को था। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? आप सोचिए, मतलब ऐसे है ना, व्यक्ति पता नहीं उस ऐसी अपनी जो जीवन होता है उसका, उस जीवन से परेशान होकर के इस प्रकार की बातें कहता है, जैसे गरीबी हो गई या और किसी प्रकार का, तो वो अपना दोष माता पिता पर डाल रहा है। तो यहां पर जो है ना, वो व्यंग्य कर रहा है, आप सोचिए। तो यहां पे व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। भाई पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक ही तो पढ़ रहा है ना, इसका और कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। मतलब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है मोहन, तो अभिधा शब्द शक्ति सीधा सीधा अर्थ उसका प्रकट हो रहा है। वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है। वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, अंधेरा हो गया सेठ ने नौकर से कहा, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इस एक वाक्य के अलग अलग अर्थ अलग अलग संदर्भ में लिए जा सकते हैं, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति हुई, तो व्यंजना शब्द शक्ति हुई। ठीक है, सेठ ने नौकर से कहा कि भाई अंधेरा हो गया तो चलो दुकान बंद करने का समय हो गया। हाँ, और किसी ने अगर मान लो कोई दूसरा व्यक्ति सुनेगा तो कहने का मतलब लाइट जला लो, भोजन तैयार करने का समय हो गया, बच्चे खेल रहे हैं तो घर के अंदर चलने का समय हो गया। तो इस प्रकार के इसके अर्थ लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, यह यमुना पुत्रों का नगर है, वाक्य में कौन से शब्द शक्ति है बच्चों? ये लक्षणा शब्द शक्ति है ना। लक्षणों के आधार पर यमुना पुत्रों का मतलब उस यमुना नदी के आधार पर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों का नगर है, तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर को स्पष्ट कीजिए, दोनों में अंतर क्या है? तो सिंपल सा अर्थ है, लक्षणा शब्द शक्ति में जहां लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, वहीं पर व्यंजना शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के अलावा कोई विशेष प्रयोजन से जब अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहां पे व्यंजना होती है। लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से परे कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। भीरुता मतलब कायरता, तो भाई अगर कोई कायर पुरुष है तो निंदा ही होगी उसकी, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है और कोई अर्थ नहीं है। तो जहां मुख्य अर्थ प्रकट होता है वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है, तो इस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, बाजार में एक जादू है और वह आंख की राह काम करता है। भाई बाजार में जादू है का मतलब वहां कोई जादू चल नहीं रहा है, मतलब ऐसी ताकत है बाजार में, आकर्षण है बाजार में कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है चीजें खरीदने के लिए। तो लक्षणा शब्द शक्ति का यहाँ पे बच्चों प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, इस वाक्य में कौन सी? भाई ऊंचे बाजार का मतलब बड़ा बाजार, जहां पे बहुत सारी चीजें मार्केट में है, अच्छी तरह से सजावट की हुई चीजें हैं, तो उसका आकर्षण जो है ना वो मूक होता है, मतलब वो खींचता है लोगों को। ऐसे हो हल्ला करके नहीं, आइए आइए इधर झांकिए इधर देखिए, हर माल 10 रुपए हर माल 100 रुपए, ऐसे नहीं, चुपचाप चीजें लटक रही है पर उसमें उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, तो यहां पर भी लक्षणा शब्द शक्ति हुई। तो ठीक है बच्चों, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन हम आज की इस क्लास में इतना ही करेंगे। मैंने बहुत सारे आपको बता दिए और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम और नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मैं थोड़ा सा क्लासों का टाइम बता देता हूं, अभी फिलहाल छुट्टियां चल रही है तो टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन हमारी जो क्लास का टाइम है वो है बच्चों, हिंदी अनिवार्य की जो क्लास है वो शाम को हिंदी अनिवार्य की क्लास जो है वो 5 बजे शाम को आती है, शाम को 5 बजे आती है। इंग्लिश कंपलसरी की जो अपनी क्लास है बच्चों, इसका टाइमिंग 7 बजे शाम को है। उसके अलावा हमारी एक लाइव क्लास होती है जिसका टाइमिंग शाम को 8 बजे है। इसके अलावा हमारी हिंदी साहित्य की जो क्लास आती है बच्चों, इसका टाइमिंग सुबह का 6 बजे का है। उसके बाद हमारी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासें भी अभी आने वाली हैं। इसके अलावा हमारा एक ऐप है बच्चों, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आपको PDF के रूप में हर चैप्टर के सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट अगर देना है तो दे सकते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासें हमारी मिलेगी, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कहने का मतलब लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार और ब्लूप्रिंट के अनुसार सब्जेक्ट वाइज सारे कोर्सेज दिए हुए, हिस्ट्री का, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम बच्चों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप इस नंबर पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं 9079622989। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।